नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं और यहाँ पर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसका शीर्षक है फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कम अप इन राजस्थान। देखिए, जिस भी न्यूज़ में जो है फर्स्ट वर्ड यूज हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि किस स्टेट में जो है ये सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जा रहा है। तो ये स्टेट कौन सा है, राजस्थान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या है, फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट है। यहाँ पर जो है कुसुम स्कीम का चर्चा किया गया है, तो आपको जो है कुसुम स्कीम के बारे में भी जानना होगा, खास करके उसके फुल फॉर्म को। और उसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो बहुत जगह एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि किसी भी जो योजना है, जो स्कीम है, उसका क्या पूछ लेते हैं ये लोग, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आपको कुसुम जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। यहाँ पर जो है आपको ये भी याद रखना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 मेगावाट, जो कि 3.5 एकड़ जो है फार्म लैंड में जो है बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि राजस्थान के किस जिले में और किस गांव में जो इसकी स्थापना की जा रही है। तो जिला कौन सा है, जयपुर। तहसील कौन सा है, तो कोटपुतली। और आपका जो गांव का नाम है वो क्या है, भालोजी गांव। तो यहां पर सारे के सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। सभी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है दिसंबर 2019 में जो है एक टारगेट सेट किया गया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि वो 38,000 मेगावाट जो है क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेंगे, जो कि विंड एनर्जी से, जो कि सोलर एनर्जी से, और जो कि हाइब्रिड एनर्जी से जुड़ा हुआ होगा। इसी 38,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में से 2600 मेगावाट जो एनर्जी है वो क्या है, कुसुम स्कीम के तहत जो है बनाई जाएगी। यानी कि वो क्या होंगे, फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट होंगे। और यहाँ पर जो है उसी के तहत जो पहला पावर प्लांट है वो क्या है, राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसका शीर्षक है इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमिंग अप इन तेलंगाना। ठीक है, यहां पर इससे पहले जो न्यूज़ था वो क्या था कि भारत का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कहां पे लगाया जा रहा है, तो राजस्थान में। और ये न्यूज़ क्या है, इंडियाज बिगेस्ट। यहां पर ये जो बिगेस्ट वर्ड यूज़ किया गया, इसके कारण ये न्यूज़ भी क्या हो जाता है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, क्या है न्यूज़, इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट कमिंग अप इन तेलंगाना। तो इसके पहले वाले न्यूज़ में हमने फर्स्ट फार्म बेस्ड जो है सोलर पावर प्लांट की बात की थी, और यहां पर जो है बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर स्टेट कौन था, राजस्थान। और यहां पर स्टेट कौन सा है, तो तेलंगाना। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि तेलंगाना के किस जगह पर जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। और ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर कर देता है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाना है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना का कौन सा जगह, रामागुंडम में जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट मैंने ये बता दिया है कि ये जो बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है अभी तक लगाए गए जितने भी फ्लोटिंग पावर प्लांट है या फिर लगाए जाने वाले जो प्लांट हैं उससे क्या है, कहीं ज़्यादा है। और वो कितनी है, 100 मेगावाट। ठीक है, तो यहां पर जो है इन सारी बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहां बता दी है, जैसे कि द प्रोजेक्ट हैज सेटअप एट अ कॉस्ट ऑफ 423 करोड़। और ये जो महारथन कंपनी यानी कि एनटीपीसी के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है। और यहां पर यह भी बताई गई है कि एनटीपीसी ने अपने जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं जो भी देश में फैले हुए, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट जो है सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्या कह रहा है कि द कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो सेटिंग अप 92 मेगावाट फ्लोटिंग यूनिट एट कयामकुलम गैस प्लांट इन केरला एंड 25 मेगावाट यूनिट एट सीमाद्री पावर प्लांट इन विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आखिरी जो है आपका पावर प्लांट नहीं होने वाला जो कि फ्लोटिंग होगा। यहाँ पर जो है एनटीपीसी के द्वारा जो है कुछ और फ्लोटिंग यूनिट्स को बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो इससे क्या है, कम है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज अ बिगेस्ट
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए अब अपने अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और न्यूज क्या है कि इंडिया स्लिप्स 28 प्लेसेस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, रैंक्ड 140th एमंग 156 नेशन। तो यहां पर ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स में भारत का जो रैंक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बहुत ही पीछे चले गए हैं, और एग्जाम्स में चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, या फिर और जो भी एग्जाम है, वहां पर जो है जेंडर गैप इंडेक्स को जो है बार बार पूछा जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जेंडर गैप जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाला जाता है। तो मैंने क्या बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है निकाला जाता है। इस साल भी वो निकाला गया है, और यहाँ पर भारत को रैंक कौन सा दिया गया है, 140 एमंग 156 कंट्री। और यहाँ पर जो है दूसरा रैंक क्या कर रहा है कि इंडिया इज द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जो है हम क्या है, सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले देश बन गए हैं साउथ एशिया में। यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि 2020 में जो है इंडिया का रैंक कितना था, 112, यानी कि 112 एमंग द 153 कंट्री, और अभी क्या है 140 एमंग द 156 नेशन। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इस साल क्या है 28 प्लेस क्या है, नीचे खिसक गया है। तो हम पिछले साल जिस स्थान पर थे वहां से क्या है 28 प्लेस नीचे चले गए हैं, और अभी जो है हम क्या है 148 नंबर पे हैं। यहां पर जो है मैंने जो है इंडिया और उसके जो नेबर्स हैं उन सभी का जो रैंक है उसको मैंने कंपेयर कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल का रैंक कितना है, बांग्लादेश का रैंक कितना है। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि इंडिया जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जो तीसरा ऐसा देश है जिसने क्या किया है, इस इंडेक्स में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। तो आइए देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसियों का रैंक इसमें क्या है। यहां पर नेपाल का रैंक कितना है 106, बांग्लादेश कितने नंबर पे है 65। देखिए कितना छोटा देश, लेकिन क्या है 65th पोजीशन पर है। यहां पर अफगानिस्तान हमसे पीछे है 156, सबसे लास्ट में इसका रैंक है। पाकिस्तान जो है 153 है, श्रीलंका 116 पर है, और भूटान 130 पर है। और यहां पर हम कहां पर हैं 140 पर। इसीलिए हम लोग क्या कहा जा रहा है कि हम लोग क्या हैं, थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है, इंडिया का रैंक, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश जो कि अफगानिस्तान है, और आपको यह भी याद रखना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन है। और आखिरी लाइन जब पढ़ोगे तो आपको इसका जानकारी भी मिल जाएगा, क्या है कि आइसलैंड हैज टॉप्ड द इंडेक्स फॉर द 12 टाइम्स एंड द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, और क्या कहा जा रहा है कि आइसलैंड जो है 12वीं बार जो है यहाँ पर क्या किया है, उसने टॉप किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को लेकर के। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं मैंने यहां पर आपको दे दी हैं। आइए कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं, और यहां पर न्यूज क्या है, इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर भारत को जो है पहला स्थान मिला है, और ये क्या न्यूज है कि इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हुए हैं, और हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर टॉप पर हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट का नाम क्या है, प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021, जो कि एसीआई वर्ल्ड वाइड एंड ग्लोबल डाटा के द्वारा क्या है रिलीज किया जाता है। और उनके अनुसार इंडिया हैज रिटेन द टॉप स्पॉट इन द वर्ल्ड विथ 25.5 बिलियन रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन, फॉलोड बाय चाइना विथ 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शन। यानी कि हमारे देश में जो है अभी 25.5 बिलियन रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से हम क्या हैं नंबर 1 स्पॉट पर हैं, और यहां पर दूसरे नंबर पे कौन है तो चाइना। यहां पर इसी रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि द रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट बाय द ईयर 2025 डिजिटल पेमेंट इन इंडिया वुड कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 71.7% फॉर overall payment volume, leaving cash and check at just 28.3%। तो ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, और इसको आपको याद भी रखना है कि 2025 तक जो है भारत में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें से जो है 71.7% जो ट्रांजैक्शन वो क्या होंगे डिजिटल फॉर्म में होंगे,
इसके अलावा जो सिर्फ 28.3% जो ट्रांजैक्शन वो क्या होंगे, कैश में होंगे या फिर चेक के द्वारा होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ क्या है, इमिशन रूल कोल्ड फायर यूनिट गेट 3 मोर ईयर। यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो भी कोल्ड फायर पावर प्लांट है उनको जो है 3 साल और दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है, आइए देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। यहाँ पर जो है पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ पुश बैक डेडलाइन फॉर कोल फायर पावर प्लांट टू अडॉप्ट न्यू इमिशन नॉर्म्स बाय अप टू 3 years and allowed utilities that miss the new target to continue operating after the paying a penalty according to a नोटिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है और ये कहा गया है कि जो भी कोल्ड फायर पावर प्लांट है उन्हें जो है वो 3 साल का समय देने जा रही है। किस लिए, तो जो भी न्यू इमिशन नॉर्म्स है उनको क्या करने के लिए, लागू करने के लिए। यहाँ पर जो है इसका सेकेंड पॉइंट पढ़कर आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा और वो क्या है कि इंडिया हैज़ इनिशियली सेट अ 2070 डेडलाइन फॉर थर्मल पावर प्लांट टू इंस्टॉल फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा 2017 का डेडलाइन दिया गया था इन थर्मल पावर प्लांट्स को कि वो क्या करें, अपने यहाँ पर जो है क्या करें, फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन यूनिट को क्या करें, स्थापित करें, जिससे कि जो है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, लेकिन इस डेडलाइन को बढ़ाया गया और वो कितना कर दिया गया था, 2022। यहाँ पर जो है सरकार ने जो है इससे आगे कदम उठाया और कहा है कि अब 2025 तक का वो समय देगी इन कोल्ड फायर पावर प्लांट्स को इन सारे के सारे न्यू इमिशन नॉर्म्स को लागू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है द न्यू ऑर्डर डेटेड अप्रैल 1 फ्रॉम द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सेड प्लांट नियर पॉपुलस रीजन, यानी कि जहाँ पर भी जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे दिल्ली और आसपास के जो एरिया हैं या फिर देश के दूसरे जगहों पर जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर जो भी पावर प्लांट है उनको क्या करना होगा, 2022 तक ये सारे के सारे इमिशंस नॉर्म्स को पूरा करना होगा। और यहाँ पर जो है लेस पॉल्यूटिंग एरिया, जहाँ पर पोल्यूशन कम है, वहाँ पर जो है उनके लिए ये टाइम्स क्या दिया गया है, 2025। तो यहाँ पर यही कहा गया कि 3 साल का समय जो है दिया जा रहा है उन पावर प्लांट्स के लिए जो कि कोल बेस्ड हैं, उनको न्यू इमिशन रिजीम को अपनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जहाँ पर भी पोल्यूशन की कमी है थोड़ी बहुत, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो क्या करेंगे, 2025 तक का उनको समय मिल जाएगा कि क्या करने के लिए, अपने यूनिट में जो है वो संयंत्र लगाने के लिए या फिर उनको रिटायर कर देने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको क्या करनी है, याद रख। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ को देख लेते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड जो है दिए जा रहे हैं और इसका पहला लिस्ट आ चुका था और अब इसका जो है सेकेंड लिस्ट आया है। और आपको याद रखना है कि इस लिस्ट में किन किन लोगों को जो है विनर या फिर अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ कि किन किन लोगों को जो है कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया किसे, MS धोनी को। यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया किसे, मिताली राज को। और यहाँ पर जो है नेशनल टीम ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है 2011 में इंडियन टीम को, जिसने क्या किया था, वर्ल्ड कप जीता था। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आइए इसी में दिए गए कुछ और अवार्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक अवार्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो क्या है, स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड। और यहाँ पर ये अवार्ड जो है किसे दिया गया है, अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एक नए तरह का अवार्ड है और इसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है इंस्पिरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, तो आप सभी को पता है किसको मिलेगा, सचिन तेंदुलकर को। और यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो GR विश्वनाथ को। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए
अब आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि है आर्टिकल 244A। ये बहुत ही न्यूज़ में है, छाया हुआ है सभी जगह, और इसलिए मैंने सोचा कि आज हम क्या करेंगे, आर्टिकल 244A से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर आपको वो सारी बातें बता दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये आर्टिकल 244A है, यानी कि ये जो है शुरुआत में हमारे संविधान में नहीं रहा होगा, इसे किसी ना किसी अमेंडमेंट के द्वारा जो है क्या किया गया है, ऐड किया गया होगा। और यहां पर पहला लाइन क्या कहता है कि इट वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969। तो आपको याद रखना है कि 22वें संविधान संशोधन यानी कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1969 में किया गया था, उसके द्वारा जो है इस आर्टिकल को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और ये आर्टिकल कहता क्या है, देखिए देख लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरिया इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ देयरफॉर। आइए इस सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए आपको कहां जाना होगा, 1950 में, 1950 में, यानी कि जब असम क्या था, एक अनडिवाइडेड स्टेट था। यहां पर जब असम अनडिवाइडेड था तो वहां पर जो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। किस चीज के लिए, तो एक अलग राज्य की मांग को लेकर के। और उन्हीं सभी मांगों को देखते हुए जो है यहां पर क्या किया गया, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और आप सभी को पता होगा कि 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 में क्या किया गया था, फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो यहां पर जो है 22वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें क्या कहा गया था कि असम के अंदर नहीं, असम से अलग जो है कोई स्टेट नहीं बनाया गया, असम के अंदर ही जो है क्या किया गया, एक ऑटोनोमस स्टेट को बनाया गया जिसका नाम क्या था, मेघालय। आगे चल करके ये क्या बन गया, एक फुल फ्लेज स्टेट। लेकिन आपको समझना है कि जब 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 में बनाया गया था, जब किया गया था, तब जो है मेघालय को जो है असम के अंदर ही क्या था, एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया था। और क्या बोला गया था कि ये एक ऐसा ऑटोनोमस स्टेट होगा जिसके पास क्या होगी, अपनी क्या होगी, विधान मंडल भी होगी और मंत्री परिषद भी हो सकती है। यानी कि जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पावर दिया गया था किसको, इस ऑटोनोमस स्टेट को। लेकिन यहाँ पर जो है आगे चल करके 1972 में जो है मेघालय जो है क्या है, फुल फ्लेज स्टेट बन गया, यानी कि उसको जो है असम से अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट के मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट शुरू हो जाता है, क्या, उनको याद आता है 6th शेड्यूल। और देखिए 6th शेड्यूल में भी यही बातें कही गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर 6th शेड्यूल में भी तो यही बातें कही गई हैं कि वहां पर क्या होगा कि जो भी ट्राइबल एरिया है वहां पे क्या होगा, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा जो कि वहां के डेवलपमेंट को लेकर के काम करेगा। तो यहाँ पर 244A और 6th शेड्यूल में क्या मेन अंतर है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने आपको पहली बात कही थी, क्या कि 244A जो है वो क्या कहता है, देखो यहां पर मैंने क्या कहा था कि 244A बोलता है कि जो भी बनाया जाएगा बॉडी, उसको क्या होंगे, लोकल लेजिस्लेचर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, या फिर दोनों हो सकता है। मतलब कि वहां पर जो है एक स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों बनाए जा सकते हैं। यहां पर अगर आप इस बात को ध्यान में देंगे तो आपको जो है ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि 6th शेड्यूल में और 244A में जो है क्या अंतर है। देखिए 6th शेड्यूल में जो ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाती है वहां पर जो है उन्हें जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है ऊपर जो है जुरिस्डिक्शन नहीं दिया जाता, उनका जो अधिकार है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं होता। लेकिन यहां पर 244A के तहत जो ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाती है उनका अधिकार किस पर होता है, लॉ एंड ऑर्डर पर। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है किस में, 6th शेड्यूल में और 244A में। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है जो भी मैंने आपको यहां पर बताई हैं। आइए अब आज के करंट अफेयर्स और आज के फैक्ट्स के ऊपर जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन विच स्टेट इज द फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट बीइंग सेटअप, यानी कि वह कौन सा राज्य है जहां पर जो है कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था और आपके ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, बिहार और केरला। तो ये सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन मैं आपको अभी चर्चा करने वाला हूं, सभी का आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कम अप इन विच स्टेट। ठीक है, तो यहां पर ये बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात हो रही है, आपको बताना है कि वो किस स्टेट में बनाया जा रहा है। और आपके ऑप्शन है तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और केरला। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आप सभी को याद ही होगा और आपके ऑप्शन है 120, 130, 140 और 145। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और वो क्या है कि विच कंट्री हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और आपके ऑप्शन है आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके। ठीक है, तो आपको याद ही होगा, मैंने डिटेल में इसको आपको पढ़ाया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच कंट्री गेट फर्स्ट रैंक इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। और आपके ऑप्शन है चाइना, इंडिया, यूएस एंड यूके। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आर्टिकल 244A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और आपको उस अमेंडमेंट का नाम बताना है, यानी कि नंबर बताना है। और आपके ऑप्शन क्या है 20, 22, 26 और 30। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इन विच ईयर मेघालय वाज गिवन द स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेट। ठीक है, तो मैंने बातों बातों में आपको बताया है कि मेघालय को जो है फुल स्टेट का दर्जा जो है किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, और यहां पर जो है आपके ऑप्शन है 1980, 1972, 1982 और क्या है 1969। ठीक है, यानी कि 1980, 1972, 1982 और 1969। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हु हैज गिवन स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड। तो आपको ये बताना है कि किस एकेडमी को जो है स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन पढ़िए और इसके आंसर मुझे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हु हैज गिवन इंस्पिरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। और आपके ऑप्शन क्या है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और अजय जडेजा। आइए देख लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बाय विच ईयर विल द न्यू इमिशन रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड इन एरिया विथ लेस पोल्यूशन। ठीक है ना, तो जहां भी जो है कम प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो है उत्सर्जन नियम जो है वो किस वर्ष तक लागू किए जाएंगे। मैंने आपको डिटेल में ये बातें बताई हैं। और आपके ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 एंड 2025। तो ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन हैं आप करेंगे और आपका जो स्कोर 10 में 10 होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, सारे बातें आपको काम की लगी होंगी, तो जरूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो आगे मिलते हैं दूसरे करंट अफेयर्स के वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।